बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 में खुश आमदेद जी। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मार्केटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। कोड आपको पता है इसका MGT 410। और चैप्टर 2 है हमारा कंपनी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, पार्टनरिंग टू बिल्ड द कस्टमर रिलेशनशिप्स। स्टार्ट करेंगे जी। आज हमने जिन टॉपिक्स को कवर करना है वो हैं जी कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसमें डिफाइनिंग द मार्केटिंग रोल्स मेन हमारा कंसर्न होगा, डिजाइनिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो, प्लानिंग मार्केटिंग, पार्टनरिंग टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप्स की डिस्कशन इसमें है इंपॉर्टेंटली। मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग मिक्स की बात होगी। मार्केटिंग मिक्स के थोड़ी बहुत बात मैं लास्ट लेक्चर में कर भी चुका हूँ, आप वीडियो देख चुके होंगे, शायद आपको याद होगा। मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट, फिर इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है दैट इज मेजरिंग एंड मैनेजिंग रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। और पहला जो टॉपिक है हमारा कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उससे हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, या आप जब प्लानिंग का वर्ड यूज करते हैं तो एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि प्लानिंग कभी भी किसी काम के करने से पहले की जाती है, और प्लानिंग का मकसद ये होता है कि आप उस काम को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। मार्केटिंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्ट्रेटजी, जैसे कि आप क्या काम आप करने जा रहे हैं या मार्केट कंडीशंस को देखते हुए आपने किस तरह से अपनी मार्केटिंग को चेंज करना है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उसी चीज का एक नाम है। और किताब में इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है, आप किताब भी देख सकते हैं और अभी स्लाइड भी आपके सामने है, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड इट्स चेंजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज। तो वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज या वो चीज़ें जो कि आपके पास मार्केट में एज एन अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती हैं, और उनको आप अवेल करते हुए, उनको देखते हुए आप अपनी प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आते हैं, वो यहाँ पर एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको नजर आएंगी। सबसे पहला जो काम है वो यहाँ पर आप फिगर में देख भी रहे होंगे जी। डिफाइनिंग द कंपनी मिशन पहली चीज़ है। कंपनी मिशन जो है उसके बारे में आगे बात भी होगी। कंपनी मिशन पहली चीज़ है कि जो पर्पस है कंपनी की एग्जिस्टेंस का, या जिस वजह से कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। फिर इसके बाद सेटिंग द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स दूसरी चीज़ है, और तीसरी चीज़ जो है वो है डिजाइनिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो। ये हमारी आज की डिस्कशन भी है और इस पर डिटेल से बिजनेस पोर्टफोलियो पे बात भी होगी। और ये आखिर में आपके पास प्लानिंग, मार्केटिंग एंड अदर फंक्शनल स्ट्रेटजीज, ये आपके आउटपुट होगी इसकी। इसमें ये यहाँ से आपको 3 स्टेप्स जो पहले नजर आ रहे हैं, ये है कॉर्पोरेट लेवल, ये आपके कंपनी के लेवल पे है। ये तीनों काम जो आप कर रहे हैं ये आप कंपनी लेवल पे कर रहे हैं। इसके बाद ये जो है आपका ये बिजनेस यूनिट के लेवल पे, या आगे डिस्कशन आ भी रही है SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लेवल पे आप करेंगे, या SBU लेवल पे, या प्रोडक्ट लेवल पे, या मार्केट लेवल पे ये काम कर रहे हैं। फर्दर इसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को, और इसमें एक कॉन्सेप्ट शायद मैं मिस कर रहा था, स्ट्रेटेजिक फिट का कॉन्सेप्ट एक डिस्कस किया है। सेकंड लाइन में आप देखेंगे तो मैनेजिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट मींस आप जो भी काम कर रहे हैं वो बेस्ट रिजल्ट्स दे रहा हो, तो ये स्ट्रेटेजिक फिट होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और कैपेबिलिटीज और मार्केट अपॉर्चुनिटीज को दोनों को देखते हुए आप बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स जो है या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है वो कस्टमर को देते हैं, और कस्टमर जो है वो इस आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की वजह से सेटिस्फाइड हो सकता है, सेटिस्फाइड फील करेगा, तो वो डेफिनेटली आगे आपको मजीद और कस्टमर्स रिकमेंड करने को, जिसको वर्ड ऑफ माउथ, मैंने लास्ट लेक्चर में बात भी जिस पे हल्की सी की थी, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू और कस्टमर्स को भी आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए रिकमेंडेशन देगा। मिशन स्टेटमेंट, लास्ट स्लाइड में बात हो रही थी, तो मिशन स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों कर रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी किस लिए, और व्हाट इट वांट्स टू अकॉम्प्लिश इन द लार्जर एनवायरनमेंट, वो क्या चीज है जो कि आप अचीव करना चाह रहे हैं, आपकी कंपनी अचीव करना चाह रही है। मार्केट ओरिएंटेड आपको मिशन स्टेटमेंट बनानी चाहिए। मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट इसलिए कि आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, आप जिस मार्केट में अपनी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस मार्केट में आपको कस्टमर की नीड्स का, उनकी नीड सेटिस्फैक्शन का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट्स का मतलब शायद जो इसमें एक एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी उससे भी क्लियर होगा। गूगल ने अपनी स्टेटमेंट बताई थी कि वी हेल्प यू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। गूगल नई चीज़ नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि इट्स अ वेरी कॉमन सर्च इंजन। तो वो कह रहा है कि इट हेल्प यू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन इस दुनिया में मौजूद है, एंड
मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। उसमें काम की इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आना और उस इंफॉर्मेशन का एक्सेसिबल होना, ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दी है गूगल की मिशन स्टेटमेंट। इस तरह की बहुत सी और मिशन स्टेटमेंट्स आपकी किताब में भी, अमेजोन की एग्जाम्पल है और बहुत सी कंपनीज की एग्जाम्पल है। इस तरह की मिशन स्टेटमेंट बनाना आपके लिए फायदेमंद है, ताकि जब भी कोई कस्टमर आपकी मिशन स्टेटमेंट पढ़े, जब भी कोई कंपनी आपकी मिशन स्टेटमेंट को जब भी कोई कस्टमर आपकी मिशन स्टेटमेंट को देखे तो वो बेहतर आइडिया ले सके, वो आपकी कंपनी के बारे में, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाए। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ही जो हमने उस पहली फिगर, जो कि मैंने इससे पहले जो स्लाइड आपको दिखाई थी और फिगर जिस पे मैं कुछ हाईलाइट कर रहा था, तो वहाँ पे दूसरा जो बॉक्स था वो रिलेट कर रहा था कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स से। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आपके कंपनी के लिए होंगे बिल्ड द प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स, CRM का कॉन्सेप्ट, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, PRM का कॉन्सेप्ट जो हमने लेक्चर नंबर 1 में, इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। फिर इसके बाद इन्वेस्ट इन रिसर्च। बहुत फ़ायदा होगा अगर आप अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, उससे काम लें, तो आपके बिजनेस में बहुत सा फ़ायदा होगा। मार्केटिंग या एनवायरमेंटल स्कैनिंग का काम, जो कि हमने मज़ीद इस पर बात अभी करनी भी है। इम्प्रूव द प्रॉफिट्स, ये आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ये 3 हैं हर एक बिजनेस के। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं इंक्रीज द मार्केट शेयर को बढ़ाना, द क्रिएट द लोकल पार्टनरशिप्स। लोकल पार्टनरशिप्स इसलिए बढ़ाना ज़रूरी है कि आपके पास वो कंपनीज कि जो आपको लोकली कोई चीज़ सप्लाई कर सकती हैं और उसी क्वालिटी की है जो आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं कहीं से। अब डेफिनेटली दोनों में कॉस्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, तो क्यों ना आप ऐसी लोकल पार्टनरशिप्स की तरफ जाएं कि आप अच्छी प्रोडक्ट भी बना लें और आपके एक्सपेंसेस भी कम हो। द थर्ड इज इंक्रीज प्रमोशन। आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट इतने बेहतर तरीके से कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि कस्टमर्स को एक ऐसा व्यू मिल रहा है कि उनके लिए चीज़ को समझना, उनके लिए चीज़ को अप्रोच करना, चीज़ को ख़रीदना, वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। ये सब चीज़ें आपकी प्रमोशंस में बताई हुई होंगी। आपकी मार्केटिंग जब भी हो रही है, या प्रमोशन डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स इन मार्केटिंग। तो प्रमोशन जितनी बेहतर होगी, आपकी ओवरऑल कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स उतने बेहतर लिखे जाएंगे। डिजाइनिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो नेक्स्ट चीज है। पोर्टफोलियो की डेफिनेशन पहले मेरे ख्याल है, या बिजनेस पोर्टफोलियो की डेफिनेशन पहले समझ लेना जरूरी है। बिजनेस पोर्टफोलियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं कि जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स, एक से ज्यादा सर्विसेज आपको दे रही हैं। तो जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी प्रोडक्ट्स आप एक प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है। इज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द कंपनी, जो कि मिल के एक कंपनी की शक्ल में आपके सामने आता है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल आपके सामने एक कॉमन एग्जांपल है, यूनिलीवर एक कॉमन एग्जांपल है। देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ दीज कंपनीज एंड ऑल दीज कंपनीज कलेक्टिवली मेक अप द बिजनेस पोर्टफोलियो ऑफ यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल। इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स आपके सामने होंगी। पोर्टफोलियो एनालिसिस अगली चीज है। पोर्टफोलियो एनालिसिस इट्स अ मेजर एक्टिविटी इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेयर बाय द मैनेजमेंट इवेलुएट्स द प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस दैट मेक अप द कंपनी। कंपनी को खुद भी या मैनेजमेंट को, जो लोग इन्वॉल्व हैं कंपनी में, दे ऑल्सो नीड टू नो के प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस कौन से हैं इस कंपनी में, और उनकी इनफैक्ट ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें ये पता नहीं होगा कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ या कौन कौन सर्विसेज दे रहा हूँ। मेरा कहने का यहाँ पे मकसद ये है पोर्टफोलियो एनालिसिस से कि उनको ये पता होना चाहिए कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मेरे लिए नुकसान का बायस बन रही है। बिकॉज कंपनीज आर रिकमेंडेड, दे आर सेड दैट दे मस्ट ऑपरेट दोज प्रोडक्ट्स जो उनके लिए फ्रूटफुल है, जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप एक प्रोडक्ट को सेल करते हुए 5,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं और दूसरी प्रोडक्ट आपसे 4,000 रुपये लॉस में जा रही है, तो नेट प्रॉफिट तो आपके पास 1,000 रुपये हुआ। यानी कि आप 2 प्रोडक्ट चला रहे हैं लेकिन आपके पास इनफैक्ट प्रॉफिट 1,000 रुपये आ रहा है। जबकि आप अगर और कुछ भी ना करें, सिर्फ दूसरी प्रोडक्ट को बंद कर दें जो कि आपके लिए लॉस का बायस बन रही है, 4,000 रुपये लॉस आपको दे रही है, तो शायद आपका प्रॉफिट 5,000 के बजाय 8,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 3,000 जो आप एक्सपेंसेस उस प्रोडक्ट को
चलाने के लिए कर रहे हैं वो भी आपके बच जाएंगे। तो प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं अगर आप अपने पोर्टफोलियो में से खराब चीज़ों को निकाल दें, आप उन प्रोडक्ट्स को निकाल दें कि जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो आपके लिए लॉस का बायस बन रही हैं। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस इसी का नाम है कि कंपनीज या मैनेजमेंट दे नीड टू नो कि कौन सी प्रोडक्ट मेरे लिए फायदेमंद है, कौन सी प्रोडक्ट मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। पोर्टफोलियो एनालिसिस की कुछ टेक्निक्स हैं जो हम आगे देख रहे हैं जी अभी। जनरली एनालाइजिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो, हाँ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का कॉन्सेप्ट शुरू में भी डिस्कस हुआ था, यहाँ पे दोबारा आ रहा है। और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है कि आपकी कंपनी जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑपरेट कर रही होती है तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जिस वक्त आपने किसी एक कंपनी डिवीजन को, जैसे स्लाइड में भी लिखा हुआ है 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है, या किसी कंपनी डिवीजन को, या किसी प्रोडक्ट लाइन विद अ डिवीजन को, या किसी सिंगल प्रोडक्ट और ब्रांड को एक स्टैंड अलोन एक SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बना दी है। और उस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की इंपॉर्टेंस ये है या उसकी क्वालिटीज ये है कि इट्स अ यूनिट ऑफ द कंपनी, इट रिमेन्स इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंपनी। ये नहीं आप कह सकते कि SBU बन गया तो कंपनी से उसका ताल्लुक खत्म हो गया। इट रिमेन्स इन द कंपनी बट इट हैज अ सेपरेट मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स that can be planned separately from other company businesses। वो responsible खुद होते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के, अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके मिशन स्टेटमेंट्स होंगे, उनके रिस्पॉन्सिबल वो खुद होते हैं। वो खुद इनको एस्टेब्लिश करेंगे, खुद इनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे। इन अदर वर्ड्स या इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से SBU इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी विच प्लान्स इटसेल्फ एंड ऑपरेट्स इटसेल्फ, और उसकी डिपेंडेंसी कंपनी में ख़त्म होती जाती है, ऑल्दो वो कंपनी के नाम से, कंपनी के प्लेटफॉर्म से ही काम कर रहा होगा। ये SBUs हम 3 लेवल्स पे बना सकते हैं। कंपनी डिवीजन किसी को अलहदा कर सकते हैं, मैंने आपसे पहले भी बात की है, किसी प्रोडक्ट लाइन को आप अलहदा कर सकते हैं, किसी सिंगल प्रोडक्ट या ब्रांड को आप अलहदा कर सकते हैं और इसको एक सेपरेट SBU बना सकते हैं। तो SBUs जो है उनको हमें इवेलुएट करना होगा बिजनेस पोर्टफोलियो में। डेफिनेटली वो SBUs हों या वो आपके सेपरेट SBUs ना हो, दोनों सूरतों में आपके बिजनेस पोर्टफोलियो का एनालिसिस होता है। और बिजनेस पोर्टफोलियो या करंट बिजनेस पोर्टफोलियो, इस वक्त जो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो होगा उसको एनालाइज करने के लिए कुछ ये 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, स्लाइड्स पे आप देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द की बिजनेसेस। सबसे पहले ये देखें कि आपके SBUs, आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट या आपके की बिजनेसेस कौन कौन से हैं जो कि कंपनी का हिस्सा है, जो कि मिल के कंपनी बनाते हैं। देन यू नीड टू नो और यू नीड टू फाइंड आउट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इट्स वेरियस SBUs। अट्रैक्टिवनेस ऑफ वेरियस SBUs से मकसद ये है कि कौन सा SBU कितना फायदेमंद है, कौन सा SBU कितना अच्छा काम कर रहा है, कौन सा कितना बुरा काम कर रहा है, और किस पे और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, किसको बंद करने की तरफ जाना चाहिए हमें या सोचना चाहिए। डिसाइड हाउ मच सपोर्ट ईच SBU डिजर्व्स। ये आप करंट बिजनेस पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हुए खास तौर पे देखते हैं कि हाउ मच सपोर्ट ईच SBU डिजर्व्स। क्या ये कोई मार्केट कंडीशंस हैं जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए या कुछ अरसे के लिए मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है और मेरी ये कंपनी जो है इसका स्पेसिफिक SBU नुकसान में जा रहा है, या ये परमानेंटली पिछले कुछ अरसे से नुकसान में जा रहा है, या ये हमेशा से ही नुकसान में था। देयर कैन बी एज मैनी कंडीशंस एज पॉसिबल। अब उसमें हमें ये देखना है कि हमें इनफैक्ट डिसीजन लेना होगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना होगा कि दिस SBU नीड टू बी contained for a longer period of time or it need to be removed from the business portfolio। Analysis जब हम देख रहे हैं करंट बिजनेस पोर्टफोलियो का, तो आपकी किताब में भी ये BCG मैट्रिक्स है जी। दिस इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, एक कंपनी थी, एक रिसर्च ग्रुप था BCG जिसने ये काम किया था, जिसने ये एनालिसिस किया था। और इसको हम BCG मैट्रिक्स भी कहते हैं। BCG मैट्रिक्स में आपने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया अपनी कंपनीज को। 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमने, अगर आप इसकी इट्स जनरली लाइक ऑन X एक्सिस एंड Y एक्सिस, ये आपके एक्सिस आपको नजर आ रहे हैं। इस एक्सिस पे आपके पास मार्केट ग्रोथ रेट है और ग्रोथ रेट के 2 आपके वेरिएबल्स दिए हुए। एक वेरिएबल जो है वो कह रहा है कि मार्केट ग्रोथ रेट लो है और दूसरा वेरिएबल ये कह रहा है कि मार्केट ग्रोथ रेट हाई है। ऑन द अदर साइड अगर आप दूसरे एक्सिस पे देखेंगे तो आपको रिलेटिव मार्केट शेयर मिलेगा। रिलेटिव मार्केट शेयर कैन ऑल्सो बी हाई
और इट कैन बी लो। तो अब इवेलुएट जब हम कर रहे हैं अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में, या हम इस कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस में, कैश काउज उन कंपनीज को कहेंगे जो कि मेरे लिए रिलेटिव मार्केट शेयर जिनका हाई है लेकिन मार्केट ग्रोथ जिनकी लो है। ये मार्केट ग्रोथ आप देख ले, इन कंपनीज की लो होगी और इनका रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो हाई होगा। इसी तरह स्टार्स वो कंपनीज होंगी कि जो जनरली जिनका मार्केट ग्रोथ रेट तो बहुत तेज है लेकिन उनका मार्केट शेयर एज कंपेयर टू कैश काउज, उनका रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो भी हाई होगा। तो ये कंपनीज जो मेरे लिए वो हैं कि जो मुझे बहुत ज्यादा एबनॉर्मली प्रॉफिट दे रही हैं। ये वो कंपनीज हैं कि जो शायद जिनका ग्रोथ बहुत स्लो है लेकिन वो मार्केट शेयर एक अच्छा एक कंसिडरेबल मार्केट शेयर कैप्चर कर रही हैं। इसी तरह आपके अगर देखेंगे तो ये वो कंपनीज होंगी कि डॉग्स इनको कहा गया है, ये वो कंपनीज हैं जिनका रिलेटिव मार्केट शेयर भी लो है और मार्केट ग्रोथ रेट भी लो है। इस जानवर की खसलत भी आपको पता है, तो वैसी ही खसलत आपको कंपनीज में भी मिलेगी कि जनरली दे विल बी डिमांडिंग more and more investment, they'll be asking for, they'll be always asking for help, और वो कहेंगे जी हमें सपोर्ट के लिए पैसे चाहिए, हमें अपनी तनख्वाहें देनी है उनके लिए पैसे चाहिए, हमें अपनी बिल्डिंग का किराया देना है उनके लिए पैसे चाहिए। तो ये कंपनीज आपको खास तौर पे बहुत नुकसान में लेके जा रही हैं। आपका बिजनेस पोर्टफोलियो जो है इस तरह की कंपनी से काफ़ी इफेक्ट हो रहा होगा। चौथी कंपनी है, ये चौथी किस्म की कंपनी है कि जो जिसमें शायद मेरा मार्केट ग्रोथ रेट तो बहुत हाई है, बहुत तेजी से वो ग्रो कर रही हैं लेकिन मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पा रही। क्वेश्चन मार्क्स। आई नीड टू सी कि क्या इनका जो मार्केट ग्रोथ रेट जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या मुझे थोड़ा सा और देखना चाहिए, क्या शायद ये कंपनी बेहतर हो जाए, या मुझे उसके रिलेटिव मार्केट शेयर को देखना चाहिए कि यार रिलेटिव मार्केट शेयर नहीं अटेन कर सक रही तो मुझे इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए। तो दीज टू कंपनीज आर टू सम एक्सटेंट द स्टार्स एंड कैश काउज, दीज आर प्रॉफिटेबल फॉर यू, दीज आर गुड फॉर यू। लेकिन इन कैश काउज को भी हमने कोशिश करनी है कि ये किसी तरह से मेरे स्टार्स में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह से ये डॉग्स को मेरी कोशिश होनी चाहिए कि वो किसी तरह क्वेश्चन मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आपके एसबीयूज जो है वो हमेशा ही इस कैटेगरी में रहेंगे या इस कैटेगरी में रहेंगे या इस कैटेगरी में रहेंगे। द मेन कंसर्न हियर इज कि आप कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इस तरह से करें, और इस कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप इस कंपनी को इतना ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस दें। अगर वो इस काबिल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा डॉग्स को आपको रिमूव ही कर देना चाहिए। अगर डॉग्स पे मेहनत करके आप क्वेश्चन मार्क्स में लेके जा सकते हैं, या अगर क्वेश्चन मार्क्स में मेहनत करके आप उन्हें कैश काउज बना सकते हैं और कैश काउज को मेहनत करके स्टार्स बना सकते हैं, तो इट्स वेरी गुड। एंड वन नीड टू थिंक ओवर इट, द कंपनी मस्ट सी इट कि जी ये चीज पॉसिबल है या नहीं। दिस इज व्हाट बेसिकली मार्केटिंग इज, या द टास्क ऑफ मार्केटिंग इज। क्योंकि मार्केटिंग डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती है आपकी सेल्स बढ़ाने में, आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा फेमस करने में, आपके ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में। हमने इससे पहले सेगमेंटेशन की थोड़ी बहुत बात की हुई भी है, तो वो सेगमेंटेशन अगर आपकी बेहतर हुई हुई है, टारगेटिंग बेहतर हुई हुई है, तो आप फ्रूटफुल, ये चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल भी हो सकती है। ये जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने, BCG ने जो ये मैट्रिक्स बनाई थी, देखने में थोड़ी सी जरा कॉम्प्लिकेटेड भी है, मुश्किल भी लग रही है और इंटरेस्टिंग भी है टू सम एक्सटेंट, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से शायद बहुत सी कंपनीज इनको इतना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करती। या आप ये कह लें कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए जब आप BCG मैट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे। कल को आप मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे आपको इस तरह को काम करना पड़ता है। तो एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑल्दो इट्स रिटन एट द एंड ऑफ द स्लाइड, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इट्स दैट फोकसेस ऑन करंट बिजनेस नॉट द फ्यूचर प्लानिंग। आपको करंट सिचुएशन बहुत अच्छी मिल जाएगी, आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि इस वक्त कंपनी के क्या हालात हैं, या इस वक्त जो कंपनी के SBUs हैं, जो बिजनेस पोर्टफोलियो है, उसके क्या हालात हैं। बट यू विल नॉट बी एबल टू गेट एन आइडिया अबाउट द फ्यूचर प्लानिंग। आपको करंट बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है तो दिस इज वेरी गुड मैट्रिक्स। इसी तरह डिफाइनिंग SBU, डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग SBU एंड मेजरिंग मार्केट शेयर एंड ग्रोथ, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है कि मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ को थोड़ा सा क्वांटिटेटिव टर्म्स में
मेजर करना मुश्किल है, इसी तरह टाइम कंज्यूमिंग है, इट टेक्स मच टाइम, एक्सपेंसिव है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ कॉस्ट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस मैट्रिक्स अप्रोचेस के साथ, जो कि रिसर्च इसके बाद जिस पे रिसर्च हुई बीसीजी मैट्रिक्स पे उसने आइडेंटिफाई की हैं। कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में नेक्स्ट हम बात करें जी डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड डाउनसाइजिंग की। ग्रोथ है कि जब आप किसी बिजनेस को एक्सपेंशन देना चाह रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, आप चाहे किसी और नई एरिया में जाके मार्केट करना चाह रहे हैं या आप किसी नए मुल्क में जाके मार्केट करना चाह रहे हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आर नॉट द लिमिट हेयर। और डाउनसाइजिंग ये है कि आपने किसी एग्जिस्टिंग मार्केट में, किसी कंट्री में आपने इन्वेस्ट किया है और उस कंट्री से आप अपना पैसा निकाल रहे हैं या आप अपना बिजनेस वहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका डिसीजन जब आपने करना होता है कि ये मैंने मजीद इस बिजनेस को आगे लेके जाना होता है या नहीं लेके जाना होता, तो इसके लिए एक प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड है, आपके सामने स्लाइड पे आ भी रही है। तो प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड इज अ टूल for identifying company growth opportunities through market penetration, market development, product development और diversification। तो इस मैट्रिक्स को भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे जी जिस तरह से हमने इससे पहले बीसीजी मैट्रिक्स को पढ़ा है कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट्स विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, अगर आप इनकी बात कर रहे हैं तो यू आर वर्किंग फॉर मार्केट पेनिट्रेशन, आप मार्केट पेनिट्रेशन की तरफ जा रहे होंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स विद न्यू मार्केट्स की बात करेंगे, यानी कि आपकी प्रोडक्ट वही रहेगी लेकिन आप किसी नई प्रोडक्ट में जाके, नई मार्केट में जाके लॉन्च कर रहे हैं, तो इट्स मार्केट डेवलपमेंट, आप एक नई मार्केट डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं। आप अगर एग्जिस्टिंग मार्केट्स को न्यू प्रोडक्ट्स में देख रहे हैं तो इट्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट। शायद आपने मार्केट तो वही है लेकिन आपने कोई ऐसी नई इनोवेटिव प्रोडक्ट, कोई ऐसी क्रिएटिव प्रोडक्ट बना दी है कि आप शायद उसके लिए कंप्लीटली दोबारा जाके एक नई स्ट्रेटजी बनाएंगे, उन्हीं कस्टमर्स को बताएंगे कि जी ये प्रोडक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यू आर डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। इसी तरह से न्यू प्रोडक्ट विद अ न्यू मार्केट, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं तो आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। डाइवर्सिफाई करने का मतलब कि आप अपने बिजनेस में कोई नई एडिशन लेके आ रहे हैं, मे बी आपकी प्रोडक्ट भी नई है और आप एक नई जगह पे जाके उसे लॉन्च कर रहे हैं। तो ये डील कर रही है बेसिकली हमारे जो अभी ऊपर हमने शुरू में बात भी की है, ग्रोथ एंड डाउनसाइजिंग, इन दो एस्पेक्ट्स के साथ। जब आप मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको किसी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ कस्टमर से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हो। इसी तरह से आप अगर न्यू मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं या आप न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं या आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो ग्रोथ और डाउनसाइजिंग दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। मैं इन चारों कॉन्सेप्ट्स पे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन पे आगे बात कर रहा हूँ जी, देखिएगा प्लीज। मार्केट पेनिट्रेशन इज अ ग्रोथ स्ट्रेटजी इंक्रीजिंग सेल्स टू करंट मार्केट सेगमेंट्स विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर रहे हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी उसी एग्जिस्टिंग लोगों को, उन्हीं मार्केट सेगमेंट्स को जिनको हम पहले भी टारगेट करते रहे, उनको किसी और तरह से, किसी इनोवेटिव वे से हम प्रोडक्ट दिखाएं और वो लोग इस चीज़ से इम्प्रेस होकर मेरी प्रोडक्ट खरीदना चाहें। दिस मे बी इज़ वन वे टू इंक्रीज द सेल्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जी मार्केट डेवलपमेंट। इट इज़ द ग्रोथ स्ट्रेटजी दैट आइडेंटिफाइज एंड डेवलप्स न्यू मार्केट सेगमेंट्स फॉर द करंट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट आपकी वही है लेकिन मे बी आप किसी नए एरिया में जाके लॉन्च कर रहे हैं, किसी नई जगह पे जाके उसे इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें एफर्ट आपको ज़रूर चाहिए होगा, आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इट मे बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक और ग्रोथ स्ट्रेटजी है जो भी हमने वहाँ मैट्रिक्स में देखी भी थी थोड़ी देर पहले। इट्स द ग्रोथ स्ट्रेटजी दैट ऑफर्स न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स टू द एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स। आप एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स में ही कोई नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और आप मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स भी नहीं कह सकते। नई प्रोडक्ट का मतलब कभी भी ये नहीं होगा। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक कंप्लीट चैप्टर भी है हमारा, उसमें भी मजीद बात होगी, लेकिन न्यू प्रोडक्ट डज नॉट ऑलवेज मीन्स एंटायरली न्यू प्रोडक्ट। आप जिस प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करते हैं और उस मॉडिफाइड प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च करते हैं, इट्स ऑल्सो अ न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये चीज़ प्लीज ध्यान में रखिएगा कि इट्स नॉट एंटायरली अ न्यू प्रोडक्ट, इट कैन बी अ मॉडिफाइड प्रोडक्ट ऑल्सो। डाइवर्सिफिकेशन जो चौथी स्ट्रेटजी थी हमारी, इट इज़ द ग्रोथ स्ट्रेटजी थ्रू स्टार्टिंग अप और एक्वायरिंग बिजनेसेस आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। आप किसी नई जगह पे जाके कुछ बिजनेस को एक्वायर करें और उन बिजनेसेस की मदद से आप मजीद अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दिस इज अनदर ग्रोथ स्ट्रेटजी, डाइवर्सिफिकेशन।
प्लानिंग मार्केटिंग की बात है जी। अभी तक हमने, इससे पहले आप शायद देख रहे हैं कि हमने बात की है कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद अब हम आ रहे हैं जो सेकंड एस्पेक्ट है हमारा प्लानिंग मार्केटिंग की तरफ, पार्टनरिंग टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप्स। हमने वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट, या लास्ट लेक्चर में मैंने जब बात की थी तो मैंने सप्लाई चेन का वर्ड यूज किया था। हमने सप्लाई चेन को बड़े क्लियरली देखा था और हमने ये कहा था कि जो रॉ मटेरियल से लेकर कंज्यूमर तक या कस्टमर तक की कहानी है उसमें बहुत से एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, बहुत से छोटे छोटे इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज का स्पेसिफिक वर्ड था जो यूज किया गया था लास्ट लेक्चर में। तो हमारा काम ये है कि हमने इन लोगों के साथ ऐसे रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिले, हमें फायदा हो। पार्टनरिंग टू बिल्ड द कस्टमर रिलेशनशिप्स का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आप कस्टमर रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, लेकिन आप पार्टनरशिप चाह रहे हैं आप इन वैल्यू चेन के लोगों के साथ। द सीरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स, ये जो सीरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो कि बेसिकली आपकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो है उनको परफॉर्म कर रहे हैं, डिजाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर एंड सपोर्ट अ फर्म्स प्रोडक्ट्स। ये आपकी प्रोडक्ट्स को हर तरह से आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, ये आपकी प्रोडक्ट को डिलीवर करने में हेल्प करेंगे, ये मार्केट करने में हेल्प करेंगे, ये डिजाइन करने में हेल्प करेंगे, ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं इस वैल्यू चेन के कॉन्सेप्ट को, या जो आपको ये कहा जाता है कि जी सीरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स या सीरीज ऑफ इंटरमीडियरीज कहा गया, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स लिखा हुआ है, इनफैक्ट इंटरमीडियरीज भी यहाँ पे आप कह सकते हैं। इसको बहुत आसानी से इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आप एक दुकान पे जाएंगे और आप कहते हैं कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है, आई वॉन्ट 1 kg शुगर। 1 किलो चीनी खरीदने के लिए आप दुकानदार को हमेशा ये कहते हैं 1 किलो चीनी दे दें। द टाइम ही इन्वेस्ट, जिसमें वो तोलता है आपकी वो चीनी और उसके एक शॉपिंग बैग में डाल के या एक लिफाफे में डाल के आपके हवाले करता है, ये सारा वैल्यू डिलीवरी का प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस बीच में से निकाल दिया जाए, अगर ये एक छोटा सा काम बीच में से मैं निकाल दूं कि वहां पे शॉपकीपर आपको चीनी तोल के नहीं देता बल्कि आपको इशारा करता है जी वो सामने पड़ी है उठा लें वहां से, हाउ विल यू टेक दैट प्रोडक्ट, हाउ विल यू टेक दैट 1 kg शुगर टू योर होम? आप कैसे उसे घर तक लेके जाएंगे? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क्स की आगे बात आ रही है। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क्स इज मेड ऑफ द कंपनी, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अल्टीमेटली कस्टमर्स। यानी कि कंपनी हो गई, सप्लायर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए और कस्टमर्स हो गए, ये सब आपके वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क का हिस्सा है। ये वैल्यू डिलीवरी में आपके सामने आ रहे होंगे, ये उस सप्लाई चेन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। और ये हर एक बंदा एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में, जो भी मैंने अभी आपको वो शॉपकीपर और एक 1 kg शुगर वाली एग्जांपल दी है, तो ये हर एक बंदा अपनी तरफ से अपना रोल प्ले कर रहा है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल द रॉ मटेरियल इज टेकन टू द कस्टमर इन अ फिनिश्ड फॉर्म। एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में जब तक वो कस्टमर तक नहीं पहुंचता। मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग मिक्स हमारी नेक्स्ट डिस्कशन है। इसमें जो हमने लास्ट लेक्चर में भी और आज भी बात की है थोड़ी बहुत, कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। और कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप्स यहाँ पर आपके उस पैसे की और उन CRM और पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ही बातें हैं। इसके लिए आप सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग, इन 4 स्टेप्स को देखते हैं। ये 4 स्टेप्स आपके पहले लेवल पे आ रहे हैं। फिर आपके पास अगला जो लेवल है दैट इज द 4 Ps। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा जनरलाइज्ड व्यू में बात कर रहा हूं तो मैं वो 7 Ps को भी रेफर फिलहाल नहीं कर रहा, मैं 4 Ps की बात कर रहा हूं। इन 4 Ps के लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे, ये जिसको हम मार्केटिंग प्लानिंग कहेंगे, जिसको हम मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन कहेंगे, मार्केटिंग कंट्रोल कहेंगे और मार्केटिंग एनालिसिस कहेंगे। कुछ की बातें, कुछ के हवाले से आज भी बातें हो जाएंगी और कुछ मजीद आने वाले लेक्चर्स में मैं बातें करूंगा। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आपकी इन्वॉल्व होती हैं, कंपेटिटर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी पब्लिक्स इन्वॉल्व होती हैं और आपके सप्लायर्स इन्वॉल्व होते हैं सारे प्रोसेस में, इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग मिक्स के प्रोसेस में। कुछ चीज़ों की बातें, कुछ चीज़ों के हवाले से बात जो है वो आज हो जाएगी और कुछ मजीद आने वाले लेक्चर्स में आप तक पहुंचेगी बात। मार्केट सेगमेंटेशन, ये है डिवीजन ऑफ मार्केट। ऑल्दो इस पे मैं लेक्चर नंबर 1 में भी थोड़ी सी बात कर चुका हूँ, लेकिन इट्स अ डिवीजन ऑफ एंटायर मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स कि जो एक स्पेसिफिक नीड्स, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेसिफिक बिहेवियर्स डिपेक्ट करते हैं और वो बिहेवियर्स शायद आपके इंटरेस्ट के हैं और वो बिहेवियर्स जो है वो आपके लिए ज़रूरी होंगे। एक दफ़ा दोबारा डेफिनेशन को प्लीज़ देख लीजिएगा जी। मार्केट सेगमेंटेशन इज द डिवीजन ऑफ अ मार्केट
into distinct groups of buyers who have distinct needs, characteristics or behavior and who might require separate products or marketing mixes. It is an important thing. Market segment अब क्या होता है? अब ये तो segmentation तो हमें एक पता लग गया, एक process जिसमें हमने छोटे छोटे हिस्सों में divide कर दिया. Segmentation process, segmentation उस complete process का नाम है, और segment जो है it is one small element, one small chunk of that मार्केट सेगमेंटेशन. उस पूरी मार्केट में से जो हमने 6 या 7 या 8 या 10 या 20 डिफरेंट हिस्सों में मार्केट को डिवाइड किए, तो उसका एक हिस्सा जो है वो एक मार्केट सेगमेंट कहलाएगा. इट्स अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हु रिस्पॉन्ड इन अ सिमिलर वे टू अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स. मींस इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी डेमोग्राफिक्स या साइकोग्राफिक्स, इनकी बेसिस पे, ऑल्दो बेसिस फॉर सेगमेंटेशन जो है वो हमारी नेक्स्ट लेक्चर की डिस्कशन भी होगी, लेकिन सेगमेंट का मकसद यहाँ पे ये कि वो तमाम डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स एक जैसे हो, उनकी बिहेवियर्स, लाइक्स, डिसलाइक्स एक जैसे हो, उनमें कॉन्ट्रडिक्शन ना आए, वो चेंज ना हो. मार्केट सेगमेंट के बाद, सेगमेंटेशन के बाद टारगेटिंग की बात हो रही है. इट्स द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग each market segment's attractiveness and selecting one or more segments to enter. अब आपने ये देखना है कि जो आपने segments आइडेंटिफाई किए थे मार्केट सेगमेंटेशन में, उसमें से कौन सा 1, 2 या 3 या 3 से ज्यादा सेगमेंट्स जो हैं वो आपके लिए जिनमें अट्रैक्टिवनेस है, या आप ये कह लें कि आपको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. आप जो प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जो सर्विस आप प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको आप उस अट्रैक्टिवनेस के साथ मैच करेंगे. इजी पैसा, इसके बाद आप टेलीनॉर की जो बाकी सर्विसेज हैं उनको देख लें, आपके पास जो खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं, फास्ट फूड आइटम्स हैं उनको देख लें, आपके पास जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ आ रही हैं उनको देख लें. मुख्तलिफ कंपनीज आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन कंपनीज ने भी इसी तरह से एनालिसिस किया है. इसी वजह से अभी रिसेंटली वाइट ट्राइब जो है वो अनाउंस कर रहा है कि जी मेरे पास 3 डिफरेंट पैकेजेस है. एक मेरा होम पैकेज है, एक मेरा बिजनेस पैकेज है, और एक मेरा शायद लेजर पैकेज है, या थर्ड पैकेज को एग्जैक्टली मैं शायद रिकॉल नहीं कर पा रहा. लेकिन अगर मैं 2 सेगमेंट्स में उसे वाइट ट्राइब को डिवाइड कर रहा हूँ, एक पर्सनल है और एक बिजनेस है, तो मैंने 2 डिफरेंट सेगमेंट्स में वो चीज़ लॉन्च करनी है, और 2 डिफरेंट सेगमेंट्स में वो चीज़ जो है वो डेफिनेटली आइडेंटिफाई हुई होगी. इसी तरह मार्केट पोजिशनिंग है जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. इसमें अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ क्लियर, डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस रिलेटिव टू कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इन द माइंड्स ऑफ द टारगेट कंज्यूमर्स. अब इस चीज़ का काफ़ी सारा ताल्लुक है, जो हमने वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, कि कंज्यूमर हमेशा कुछ सोच रहा होता है कि मुझे ये वैल्यूज़ इस प्रोडक्ट के थ्रू मिलेंगी, मुझे इतने % सेटिस्फेक्शन जो है वो इस प्रोडक्ट के थ्रू मिलेगी. तो उन वैल्यूज़ को आपने नज़र में रखते हुए आपने मार्केट पोजिशनिंग करनी है, कंज्यूमर को उस तरह से चीज़ कन्वे करनी है. अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ क्लियर, डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस का मतलब यहाँ पर प्लेस इन द माइंड्स है. आप कंज्यूमर्स के दिमाग में एक ऐसी पोजीशन सेट करने में कामयाब हो जाएं कि आप दूसरे लोगों से कम्पीट कर सकें और आप अपने टारगेट कंज्यूमर तक पहुंच सकें. इसको हम कहेंगे मार्केट पोजीशनिंग. नेक्स्ट है जी मार्केटिंग मिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. मार्केटिंग के हवाले से इसकी बहुत सी आपको इम्प्लीकेशंस मिलेंगी और बहुत जगह पे इसकी डिस्कशन होगी. ये जो है ये आपकी सेट ऑफ कंट्रोलेबल टैक्टिकल मार्केटिंग टूल्स है, और एज डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो 4 इसके मेन एलिमेंट्स हैं. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन दैट द फर्म बेनिफिट टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इट वांट्स इन द टारगेट मार्केट. इन 4 चीज़ों को, इन 4 मार्केटिंग टूल्स को यूज़ करते हुए आपकी कंपनी जो है वो आप तक प्रोडक्ट को पहुंचाती है. प्राइसिंग कुछ करेगी, कुछ प्लेसमेंट्स वहाँ पे करेगी कि मुझे किस किस जगह पे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, मुझे प्रोडक्ट को देखना है उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, मुझे प्रमोशन को देखना है कि मैंने इस प्रोडक्ट को लोगों तक कन्वे कैसे करना है, इसकी एडवर्टाइजमेंट्स जो होंगी या इसके जो मैंने सेल्स प्रमोशंस करनी है, उन सब को थोड़ा सा नज़र में रखना होगा. मार्केटिंग मिक्स में जो ये 4 P's की बात है, और मैं कुछ थोड़े से वर्ड्स बोले भी थे, उनको ज़्यादा क्लैरिफाई कर रही है ये फिगर. अगर आप स्लाइड्स पे देखेंगे, एक प्रोडक्ट के जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में वैरायटी, क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, सर्विसेज, ये सब एक प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी हैं. इसी तरह जब मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ तो प्राइस में द लिस्ट प्राइस, द डिस्काउंट्स, द अलाउंसेस, द पेमेंट पीरियड, द क्रेडिट आइटम्स, क्रेडिट टर्म्स, ये जो हैं ये प्राइस के एलिमेंट्स हैं. इसी तरह से प्लेसमेंट की जब आप बात करेंगे तो प्लेसमेंट में which channels you are using to convey that product,
कवरेज कितनी है, फिर उसके बाद असॉर्टमेंट्स क्या क्या हैं, लोकेशंस क्या आप दे रहे हैं, इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या है, ये आपकी प्लेसमेंट में आ जाएंगी। और फिर इसी तरह से प्रमोशन की जब हम बात करेंगे तो प्रमोशन में हमारे पास एडवर्टाइजिंग आता है, पर्सनल सेलिंग आता है, सेल्स प्रमोशन आता है और पब्लिक रिलेशनिंग आता है। ये सारी चीज़ें यानी कि ये 4 P's जो हैं दे आर प्लेइंग इक्वली देयर रोल इनटू द टारगेट कस्टमर्स। हर एक जो है, हर एक P जो है वो अपनी तरफ से एक कंप्लीट रोल प्ले कर रहा है इस काम के अंदर, यानी कि टारगेट कस्टमर्स और इंटेंडेड पोजीशनिंग के अंदर। इन सब के लिए ये ज़रूरी है कि वो टारगेट कस्टमर्स को जहन में रखें और ये ज़रूरी है कि वो इंटेंडेड पोजीशनिंग को देखें। आपने कंज्यूमर के माइंड में क्या इंप्रेशन देने के बारे में सोचा था, या क्या इंप्रेशन आप कह रहे थे कि आप कंज्यूमर के दिमाग में डालना चाह रहे हैं, आप उसको देखते हुए अपनी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को डिज़ाइन करेंगे, यानी कि आप अपने मार्केटिंग मिक्स को डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें जी मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट की। अब वो प्लानिंग और स्ट्रेटजी मेकिंग और मार्केटिंग मिक्स की जो हमने बात की है उसको थोड़ा सा यहाँ पे फर्दर इस फिगर के थ्रू क्लैरिफाई किया गया है, जिसको हम मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट कह रहे हैं। प्लानिंग में वी डेवलप द स्ट्रेटेजिक प्लान्स, हम स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवाइस करेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाएंगे और इन स्ट्रेटेजिक प्लान से हमारे पास मार्केटिंग प्लान्स निकलते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान तो कंपनी के लेवल पे बन रहा है या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लेवल पे बन रहा है, और उसी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो मार्केटिंग प्लान होगा। क्योंकि जब आप एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं, कंपनी के लिए एक प्लान बना रहे हैं, तो उस एक स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर आपका मार्केटिंग का अलहदा प्लान होगा, ह्यूमन रिसोर्स का अलहदा प्लान होगा, आपका ऑपरेशंस का अलहदा प्लान होगा, आपका फाइनेंस का अलहदा प्लान होगा। तो मार्केटिंग इज वन प्लान, मार्केटिंग इज आउट ऑफ दैट स्ट्रेटेजिक प्लान वन एलिमेंट। इस एक एलिमेंट की आपने, क्योंकि हम कंसर्न हैं मार्केटिंग से, डेफिनेटली बाकी सारे चीज़ें भी जो हैं वो उसी तरह से अपनी इंपॉर्टेंस है उनकी, लेकिन मार्केटिंग प्लान की जब हम बात करेंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जितनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन होगी उतना उसके रिजल्ट्स बेहतर निकलेंगे, उतना उसके रिजल्ट्स अच्छे निकलेंगे। तो यू कैरी आउट द प्लान इन द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन से आप कंट्रोलिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जितनी अच्छी हो जाए, अगर आप कंट्रोलिंग यानी कि आप जो रिजल्ट्स हैं उनको मेजर नहीं करते, उनको इवेलुएट नहीं करते और उनके करेक्टिव एक्शंस नहीं लेते, तो उस वक्त तक आपका प्लान सक्सेसफुली काम नहीं कर सकेगा या आपका सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं दे सकेगा। एट एवरी स्टेज, ईदर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल, वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ एनालिसिस। हमें ये जरूर देखना है कि हमारा एनालिसिस क्या कहता है, या हमें बार बार उसको उस पर एक कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पर कंट्रोलिंग का फैक्टर एक्सरसाइज करते हैं तो इस कंट्रोलिंग से जो फैक्ट्स, जो फॉल्ट्स निकलते हैं, वो फॉल्ट्स बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में भी जा रहे होंगे और वो प्लानिंग में भी जा रहे होंगे, और हो सकता है आपको ये ज़रूरत पड़े कि आपको मार्केटिंग प्लान अपना रिवाइज करना पड़े। अब यहाँ पर ये जो एक लास्ट में जो अभी मैंने जिसको पॉइंट भी किया है, जिस लाइन को कंट्रोलिंग से जो मैंने एक रिवर्स लाइन बनाई हुई है इम्प्लीमेंटेशन में और प्लानिंग में, इसका मकसद ये है कि जब आप करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं, जो आपके फॉल्ट्स, जो आपके एरर्स हैं कंट्रोलिंग में, आपके जो आइडेंटिफाई हुए इम्प्लीमेंटेशन के हों या आपके प्लानिंग के हों, उनको आप दोबारा उनके रेस्पेक्टिव हेड्स में भेजेंगे। यानी कि आप इम्प्लीमेंटेशन वालों को बताएंगे कि ये काम गलत हुआ है, इस काम को ऐसे ठीक करना है। ये काम प्लानिंग वालों को बताना है कि जी प्लानिंग वालों ने इस तरह से इस चीज़ में ठीक करना था, या ये प्लान ठीक नहीं हुआ, और अब उनकी करेक्शन के बाद दोबारा इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ से वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग में आएंगी। और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। कॉन्टिन्यूसली इस वजह से चलता रहता है कि दिस एनालिसिस इज द मार्केट एनालिसिस। ये मार्केट, अगर हम ये कहें कि जी मार्केट एक जैसी रहेगी तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मार्केट में कंडीशंस चेंज हो रही हैं, उसका एनालिसिस हमें करना पड़ रहा है, और उस एनालिसिस की वजह से बार बार प्लान्स बनाने पड़ रहे हैं। नए से नए प्लान्स आते रहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन होती रहेगी, कंट्रोलिंग होती रहेगी और ग्रोथ पॉसिबल होगी, और कंपनीज अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने मिशन स्टेटमेंट जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए उसको अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, एक मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट में ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम कहते हैं जी स्वॉट एनालिसिस। इसको इनके एलिमेंट्स भी नीचे लिखे हुए, लेकिन स्वॉट एनालिसिस का नाम जो है वो कॉमनली आप किताबों में देखेंगे भी। इसमें S stands for the strengths, W stands for the weaknesses, O stands for the opportunities and T stands for the threats। ये strengths जो है ये आपकी internal capabilities हैं
दैट मे हेल्प द कंपनी रीच इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये वो अच्छे एलिमेंट्स हैं आपकी कंपनी के कि जो आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज जो है वो सेकंड एलिमेंट है, और ये अपॉर्चुनिटीज ये दो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, स्ट्रेंथ्स भी और अपॉर्चुनिटीज भी आपके पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ्स ये दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं। एक्सटर्नल एलिमेंट है अपॉर्चुनिटीज और इंटरनल एलिमेंट है स्ट्रेंथ। अपॉर्चुनिटी के बारे में कहा गया है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कंपनी मे बी एबल टू एक्सप्लॉइट टू इट्स एडवांटेज। मार्केट में आपको कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है आपका कि कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करके आपको नई प्रोडक्ट या सर्विस की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हैं, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। इसी तरह से नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, वो है थ्रेट्स और वीकनेसेस। वीकनेसेस वो हैं कि जो आपकी कंपनी के पास नहीं है, जो लिमिटेशंस हैं आपकी कंपनी की, जो आपके बिजनेस की लिमिटेशंस हैं। इंटरनल लिमिटेशंस दैट मे इंटरफेयर विद अ कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, जो उसको ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करने दे रहा, जो दरमियान में एक फॉल्ट आ रहा है या जो एक लिमिटेशन किसी कंपनी की है, चाहे वो साइज की टर्म्स में हो, चाहे वो फाइनेंस की टर्म्स में हो, या चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की फॉर्म में हो। और थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल है। थ्रेट जो है ये जनरली आपको दूसरी कंपनी से, अपने कंपेटिटर से होते हैं। करंट एंड इमर्जिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट मे चैलेंज द कंपनीज परफॉर्मेंस, चाहे वो, और ये भी अगेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको मिलेगा। एनवायरनमेंट में और बहुत सी चीज़ों के साथ साथ, अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ थ्रेट्स भी मौजूद होते हैं। अब एक थोड़ा सा मैं इस पर मजीद ये बात करना चाहूँगा कि स्ट्रेंथ्स जो आपकी हैं वो दूसरी कंपनी की वीकनेसेस हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं वो दूसरी कंपनी की स्ट्रेंथ है, मीन्स आपके कंपेटिटर की। दूसरी कंपनी से हरगिज़ मेरा ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी अनरिलेटेड कंपनी को ले लें। जब मैं दूसरी कंपनी कह रहा हूं तो इट मीन्स द कंपेटिटर, आप जैसी प्रोडक्ट बनाने वाली जो दूसरी कंपनी है। आपकी स्ट्रेंथ दूसरी कंपनी के लिए वीकनेस, दूसरी कंपनी की वीकनेसेस हैं। आपकी जो वीकनेसेस हैं वो दूसरी कंपनी की स्ट्रेंथ्स हैं। इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटी को आज ग्रैब नहीं करेंगे तो आपका कंपेटिटर जरूर ग्रैब करेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट में रहे और कोई भी उसे ग्रैब ना करे। थ्रेट्स इज अगेन इफ यू अवेल द अपॉर्चुनिटी, आज एक अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट में मौजूद है, आप उसे अवेल कर लेते हैं, वो दूसरी कंपनी के लिए थ्रेट बन जाएगा। और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते और दूसरी कंपनी उसको अवेल कर लेती तो वो आपके लिए थ्रेट बन जाएगा। सो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एलिमेंट्स को साथ लेके चलना, पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स दोनों को साथ लेके चलना जरूरी है। आपकी कोशिश या किसी भी अच्छी कंपनी की कोशिश ये होती है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करूं, वीकनेसेस को मिनिमाइज करूं, अपॉर्चुनिटीज जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल है मैं अवेल करूं और थ्रेट से बचूं। ये हर एक कंपनी की एक, जब वो मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट के हवाले से बात होगी तो हर एक कंपनी की कोशिश होती है। मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट में नेक्स्ट चीज़ है जी मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मार्केटिंग प्लान इसमें एक खास तौर पे बात है अभी, जिस पे मैंने कहा भी था कि जी हम मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। तो मार्केटिंग प्लान के कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे जिक्र हुआ है। एग्जेक्टिव समरी होती है कि जो आपका कंप्लीट एक जो डॉक्यूमेंट है उसका क्रक्स क्या है, या उसकी इन शॉर्ट फॉर्म समरी आप कह सकते हैं। मार्केटिंग सिचुएशन, आपने ये देखा कि इस वक्त किस सिचुएशन पे मैं अपना ये प्लान बनाना चाह रहा हूँ। थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करेंगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड इश्यूज लिखेंगे कि आपने इन थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए क्या ऑब्जेक्टिव्स और इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है आपने वो डिवाइस करनी है, वो लिखनी है। एक्शन प्रोग्राम्स आपने लिखने हैं कि इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आप प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करेंगे। आप अपने बजट्स को लिखेंगे और देखेंगे। कंट्रोल्स आप अपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। इनफैक्ट इन द मार्केटिंग प्लान व्हाट यू नीड टू सी इज कि आपकी इस मार्केट सिचुएशन में क्या थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। आप उन थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज में से किन थ्रेट से बचना चाह रहे हैं, किन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड इश्यूज। इन ऑब्जेक्टिव्स एंड इश्यूज के लिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, या इनको अचीव करने के बाद आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे। एक्शन प्रोग्राम्स आपके वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद आप बजट्स बता रहे हैं कि जी मेरे पास कितने पैसे मौजूद हैं इस कंप्लीट मार्केटिंग प्लान को एक्टिवेट करने के लिए, और आप कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। आप अपने उस
प्लान को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे। ये कुछ थोड़े से एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग प्लान में, किताब में इसकी मजीद डिटेल भी मौजूद है, आप प्लीज देखिएगा जी। इम्प्लीमेंटिंग, क्योंकि थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, थोड़ी बहुत इसमें मैं बात कर भी चुका हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि इसमें मजीद बात की जाए। इम्प्लीमेंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है दैट टर्न्स मार्केटिंग प्लान्स इनटू मार्केटिंग एक्शंस टू अकॉम्प्लिश द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मेरे जो स्ट्रेटेजिक प्लान में से स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स निकल रहे हैं, उनको अचीव करने के लिए, या जो हमारे मार्केटिंग प्लान में लिखे हुए हैं चीज़ें, उनको अचीव करने के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन होती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मार्केटिंग प्लान। Successful implementation depends on how well the company blends its people, organizational structure, decision and reward system and company culture into a cohesive action plan that supports its strategy। जब एक implementation की बात कर रहे हैं तो आपने अपने लोगों को भी देखना है, आपने अपने organizational structure को भी देखना है कि जी कौन टॉप मैनेजमेंट में बैठा हुआ है, कौन मिडिल मैनेजमेंट में, कौन लोअर मैनेजमेंट में है। डिसीजंस भी देखने के, कौन डिसीजन लेगा, किस तरह से लेगा। रिवॉर्ड सिस्टम देखने के, जी मैं किस तरह से लोगों को सैलरीज कितनी देनी है, इंसेंटिव्स कितने देने हैं, मैंने बोनसेस कितने देने हैं, मैंने उनको कमीशन कितने देने हैं। फिर इसके बाद कंपनी कल्चर भी आपने देखना है। आप अगेन इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो आपके नेशनल कल्चर से भी होता है, लेकिन आपने ये देखना है कि कंपनी में किस तरह की चीज़ें पसंद की जाती है, किन चीज़ों से अवॉइड किया जाता है। जैसे हम अब यहाँ पर हैं तो वी यूजुअली आर टाइम बाउंड वर्कर्स। टाइम बाउंड वर्कर्स का मतलब 9 to 5 काम करने वाले। While there are countries, there are different nations के जो शायद आउटपुट बेस्ड काम कर रही होती हैं, वो टाइम बेस्ड काम नहीं कर रही होती। आउटपुट बेस्ड का मतलब दे असाइन यू द वर्क एंड यू आर अलाउड टू डू वर्क एट योर होम। आप अपने घर पे बैठे और घर पे बैठ के काम करते रहे एंड सबमिट द रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द टाइम। जब आपकी वो डेडलाइन आ रही है, उस डेडलाइन पे आके आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो हम लोग ये हमें ज़रूर देखना चाहिए कि हमारा कंपनी कल्चर क्या है इन अ कोहेसिव एक्शन प्लान दैट सपोर्ट द स्ट्रेटजी। और वो आपका एक्शन प्लान जो है उसने इस स्ट्रेटजी को ज़रूर सपोर्ट करना है। क्योंकि एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर आपने यहाँ पर अपने मिशन लिखा है और इस मिशन को आप डिवाइस करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में, आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे ये होंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मेरे एचआर के ऑब्जेक्टिव्स, मेरे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, मेरे फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव्स इन सब के साथ इन लाइन नहीं होंगे और ये एचआर के डिपार्टमेंट में चला जाएगा, ये मार्केटिंग का मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चला जाएगा, इन सब लोगों ने अगर अपने स्पेसिफिक काम, किसी एक ने भी अपना काम सही ना किया तो आपका अफेक्ट होने वाली चीज आपका मिशन स्टेटमेंट है, यानी कि आपकी कंपनी का एग्जिस्ट करने की रीजन। तो एग्जिस्ट करने की रीजन अगर खराब हो गई, कंपनी तबाह हो जाएगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि जो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं या मुख्तलिफ जगह पे आप मार्केटिंग के देखेंगे डिपार्टमेंट्स, तो वो किस तरह से बने हुए होते हैं। हमारे यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। जैसे कि अब ये पहला जो है ये है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ये है कि आप एक हायरार्की बना देते हैं, एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है, मार्केटिंग मैनेजर साहब या डायरेक्टर मार्केटिंग साहब जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जी वो मार्केटिंग का सारा काम कराएंगे और उनके पास उनके बंदे हैं और दे आर ऑलवेज आस्क्ड बाय द सीनियर मैनेजमेंट कि हाँ जी काम हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह से जोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है। जोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन में पीपल आर डिवाइडेड और पीपल आर गिवन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उनको उनके स्पेसिफिक इलाके दे दिए जाते हैं कि जी ये बंदा जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद और पिंडी के 2 शहरों के लिए, ये दूसरा बंदा जो है ये रिस्पॉन्सिबल है लाहौर के लिए, तीसरा बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कराची के लिए। अब ये जो है ये जोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है और वो हर एक बंदा अपने स्पेसिफिक एरिया के बारे में जवाबदेह है, उसके सारे काम वो खुद करेगा, उसकी अपनी टीम वो खुद बनाएगा, उस टीम के साथ वर्किंग उसने किस तरह से करनी है, उनको चीज़ें किस तरह से कन्वे करनी है, ये उनको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जनरली हम प्रोडक्ट के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि अगर ABC कोई एक प्रोडक्ट है, या आप ये कह लें कि मोबिलिंक ने अपनी कोई एक नई सर्विस शुरू की, जैज़ शुरू की, तो जैज़ का एक प्रोडक्ट मैनेजर होगा और वो हमेशा उससे जब भी बात होगी तो वो पूरे जैज़ के बारे में वो रिस्पॉन्सिबल है बात करने के बारे में। वो उसकी ब्रांडिंग भी वही कर रहा होगा, उसकी मार्केटिंग भी वही कर रहा होगा, उसकी सेल्स स्ट्रेटजी भी वही बना रहा होगा। इसी तरह से जो चौथी ऑर्गेनाइजेशन है, चौथी तरह के जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स बनते हैं वो है मार्केट और कस्टमर मैनेजमेंट। यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मार्केट और कस्टमर मैनेजमेंट दोनों सेम है, सिर्फ इनमें थोड़ा सा फर्क ये है कि मार्केट और कस्टमर मैनेजमेंट में जनरली वो मार्केट बेस्ड होते हैं
वो अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो वो प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं। यानी कि मैंने जैसे मोबिलिंग की एग्जांपल दी थी कि मोबिलिंग में जैज़ के कस्टमर्स, तो अगर मैं उसी तरह मोबिलिंग जैज़ में मार्केट बेस्ड की बात करूं तो मार्केट बेस्ड होंगे या कस्टमर मैनेजमेंट बेस्ड जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो बेसिकली कंसर्न होंगे कि वो कस्टमर्स के जो हर महीने 500 रुपए के कार्ड्स रिचार्ज करते हैं, वो एक अलहदा से प्रोफाइल बनी होगी, एक अलहदा से मार्केट होगी। या वो लोग जो कि शायद जैज़ को छोड़ के और इंडिगो की तरफ आना चाह रहे हैं, ये अलहदा से एक कंप्लीट मार्केट है। और आप ये कह सकते हैं कि जैज़ के लोगों के लिए जैज़ का जो प्रोडक्ट मैनेजर होगा वो एक ही होगा, लेकिन अगेन जैज़ के जब मार्केट की बात करेंगे तो मे बी वहाँ पे 2 या 3 या 4 डिफरेंट बंदे मुझे चाहिए हों, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी थोड़ी सी लिमिटेड हो सकती है, लेकिन मार्केट मैनेजमेंट या कस्टमर मैनेजमेंट जो है इट्स अगेन अ बिग कॉन्सेप्ट, इट्स अगेन अ वाइडर कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम बात करेंगे जी मार्केटिंग कंट्रोल की। कंट्रोलिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इट इज द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स एंड टेकिंग ऑफ करेक्टिव एक्शंस एज नीडेड। करेक्टिव एक्शंस का थोड़ा सा मैंने जो आपको फिगर प्लानिंग की जब बता रहा था उसको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर कंट्रोलिंग के हवाले से 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है ऑपरेटिंग कंट्रोल और दूसरा है हमारे पास स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ऑपरेटिंग कंट्रोल मींस कि आप जो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, आप जो सेल्स कर रहे हैं, इन सब प्रॉफिट सेल्स की बेसिस पे आपने ये देखना है कि आपको क्या फायदा हो रहा है। आपकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो आपको ये जवाब दे रही होंगी। इन एनुअल रिपोर्ट्स में लिखा हुआ होगा कि कितने पैसे आए हैं कंपनी में, कितने पैसे कंपनी से गए हैं। ये ऑपरेटिंग कंट्रोल है आपका। जब आप स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की बात करेंगे तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल दूसरी चीज है, और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में आता है अलाइनमेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स। कि अब मैं ठीक है कि प्रॉफिट तो मेरा कंसर्न है, लेकिन जब मैं अलाइनमेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूं तो क्या ये ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए थे एट द स्टार्ट ऑफ दिस मार्केटिंग प्लानिंग या एट द स्टार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उस वक्त जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई किए, क्या वो सारे मैं उसी तरह से जो उसका प्रॉपर डेकोरम था, जो उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होनी चाहिए थी, क्या उसी तरह से मैंने उनको अचीव किया या नहीं। अब यहाँ पर करेक्टिव एक्शंस आएंगे, ऑपरेटिव कंट्रोल में भी, ऑपरेटिंग कंट्रोल में भी आएंगे और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में आएंगे। जो ऑपरेटिव करेक्टिव एक्शंस होंगे वो डेफिनेटली ज़्यादा कंसर्न होंगे कि हमारी प्रॉफिट्स क्यों नहीं आ रहे, सेल्स क्यों नहीं आ रही। जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स होंगे, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक करेक्टिव एक्शंस होंगे, वो होंगे अलाइनमेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स, कि वो ऑब्जेक्टिव्स ठीक तरीके से अचीव हुए या नहीं हुए। नेक्स्ट बात करते हैं जी, इट्स अबाउट द रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। आखिरी चीज़ों की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ अभी लेक्चर की। मेजरिंग एंड मैनेजिंग रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। जब आप ये रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, मार्केटिंग ROI भी इसको लिखा गया है किताब में भी, आप मार्केटिंग ROI की बहुत सी आपको बहुत सी जगहों पे ये लिखा हुआ नजर आएगा। इट्स द नेट रिटर्न फ्रॉम अ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट। जो आपका नेट रिटर्न है, नेट रिटर्न से मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस मार्केटिंग की बेसिस पे जो आपको फायदा मिला है, जो आपको पैसे मिले हैं कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, कि मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़े थे। मुझे एक लेट्स से मुझे एक मार्केटिंग, एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग एफर्ट पे या कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग जो है उसकी वो 10,000 रुपये आई है, और इस 10,000 रुपये पे जो मुझे रिटर्न मिल रहा है, मुझे जो प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, मुझे जो मेरे कस्टमर्स खरीद रहे हैं चीज़ें, वो है 50,000 रुपये की। तो इन सिंपल वर्ड्स दिस कम्स आउट टू बी अ वेरी लो प्रॉफिट या कम्स आउट टू बी अ वेरी लो वैल्यू। मार्केटिंग ROI मेरा बहुत कम है। अगर मैं एक चीज़ के लिए 10,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो आई मस्ट एड वन मोर जीरो हेयर, तब तो मुझे बात समझ में आती है, या तब तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा फ्रूटफुल लगेगी। तो अब मेन कंसर्न हमारा ये होना चाहिए कि हमारा मार्केट ROI जो है, ये रिटर्न ऑन मार्केटिंग किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। हमारी चाहे वो 4 Ps की बात हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात हो, चाहे वो मार्केटिंग प्लान की बात हो, चाहे वो मिशन स्टेटमेंट की बात हो, हमारे सारी चीज़ें इस चीज़ पे फोकस कर रही होंगी कि हमारा मार्केटिंग ROI कैसे बढ़ेगा या मार्केटिंग ROI जो है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। मेजरिंग एंड मैनेजिंग रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट के साथ आज के लेक्चर में ख़त्म कर रहा हूँ जी। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 के साथ।
आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 के हवाले से बात की और मेन जो मेरा आज का कंसर्न था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी या आपके जो पोर्टफोलियो एनालिसिस हो गया या आपके मार्केटिंग आरओआई की बात हो, द मेन कंसर्न ऑफ द कंपनीज, द मेन कंसर्न ऑफ द बिजनेसेस इज टू गेट द प्रॉफिट्स. टू गेट द प्रॉफिट्स दे नीड टू हैव अ बेटर प्लान. अगर उनका प्लान बेहतर होगा, अगर उनका प्लान एज पर द ऑब्जेक्टिव्स, एज पर द आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स होगा तो उन्हें फायदा होगा. और उसमें कंट्रोलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. इम्प्लीमेंटेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है, प्लस कंट्रोलिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है. इम्प्लीमेंटेशन जितनी बेहतर होगी उतने कम आपको डिफेक्ट्स नजर आएंगे कंट्रोलिंग में. और कंट्रोलिंग में अगर आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और आप डिफेक्ट्स पकड़ते जा रहे हैं तो आपकी आउटपुट ज्यादा बेहतर निकलेगी. जितनी आउटपुट बेहतर होगी उतना आपका मार्केट आरओआई बेहतर होगा, मार्केटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर होगा. मार्केटिंग टू सम एक्सटेंट, मार्केटिंग का एक छोटा सा एलिमेंट है. आपको मैंने 4 P's जब मैं बता रहा था तो उस वक्त मैंने वो स्लाइड बताई भी थी. जस्ट दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन और कंक्लूड करने के हवाले से बता रहा हूँ कि सिर्फ मार्केटिंग की मैं बात नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवर्टाइजमेंट विच इज वन स्मॉल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग. गुड कंपनीज, ह्यूज कंपनी से मेरा मतलब है कि जिनके नाम आपको शायद फिंगर टिप्स पे याद होंगे. पेप्सी, कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर और बहुत सी कंपनीज मौजूद हैं. टेस्को है, फिर इसके बाद आपके पास मेट्रो है. ये सारी कंपनीज जो हैं इनको अच्छी कंपनीज, बड़ी कंपनीज कहा जा सकता है. तो अच्छी और बड़ी कंपनीज जो हैं दे स्पेंड 60 to 70% ऑफ देयर बजट ओनली ऑन एडवर्टाइजिंग. बाकी 30% में, 30 to 40% में सारे काम हो जाते हैं. प्रोडक्ट बन भी जाती है, लोग उसको डिलीवर भी कर देते हैं, ऑफिस के खर्चे भी पूरे हो जाते हैं, तनख्वाहें भी पूरी हो जाती हैं. लेकिन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए आई नीड टू इन्वेस्ट 60 to 70% ऑफ माई बजट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 60 to 70,000. आई एम सेइंग 60 to 70% ऑफ योर टोटल बजट. अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और उस 1 लाख रुपए में से आपने कहा है कि जी मैंने सारे काम करने हैं, तो आपको, अगर आप अच्छी कंपनी है और आप एक अच्छी तरह से अपने कस्टमर्स को एंटरटेन करना चाह रहे हैं, 60,000 एटलीस्ट टू 70,000 आपने एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट करना है. इसी वजह से आप देखें आपको बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स मिल रही हैं, बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट्स आपको देखने में नजर आ रही हैं. और उन्हीं एडवर्टाइजमेंट्स को देखने के बाद, उनसे इंस्पायर होने के बाद आप जाके वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी. ऑल्दो एडवर्टाइजिंग का मकसद जो है वो आपको एक इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है, और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग का एक इंपॉर्टेंट एलिमेट ये भी है कि आपको इस चीज में मजबूर करें कि आप उस चीज को खरीदें. याद रखना, उसकी ब्रांड बिल्डिंग करना, उसको मशहूरी करना, ये सारी चीजें तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक एलिमेंट ये है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदें. और अगर आप किसी एडवर्टाइजमेंट को देख के उससे इंप्रेस हो के, या किसी एडवर्टाइजमेंट को सुन के उससे इंप्रेस हुए और आपने जाके प्रोडक्ट खरीद लिया, तो काम तो हो गया. मीन्स इन अदर वर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपनीज, और उस पर हमें खास तौर पे जोर देना चाहिए. मार्केटिंग प्लानिंग पे जोर देना चाहिए. मार्केटिंग आरओआई को जितना हम बढ़ा सकते हैं हमें बढ़ाना चाहिए, टू बी एबल टू गेट इनटू द कैश काउज और स्टार्स जो है वो हर एक कंपनी का ख्वाब जरूर होता है, लेकिन स्टार्स तक वही कंपनीज, मैं बीसीजी मैट्रिक्स को रेफर कर रहा हूँ कि स्टार्स तक वो कंपनीज जाती हैं कि जो शायद ज्यादा मेहनत करेंगी, जो शायद ज्यादा इफेक्टिवली अपने काम को, अपने प्लानिंग के काम को करने के लिए तैयार है. थैंक यू वेरी मच जी. अल्लाह हाफ़िज़.